हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने अपने पुराने साल में 2020 में सती कहानी के पहले भाग को पढ़ा था। आज हम उस कहानी के दूसरे भाग को पढ़ेंगे और हम जहाँ मैंने कहानी समाप्त की थी उस पिछले भाग के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें, है ना। तो मैंने बताया था कि लेखिका शिवानी जी ने इस कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। वह वह प्रयाग स्टेशन से जो है चढ़ी हैं और वह यात्रा कर रही हैं, रेलवे यात्रा पर यह कहानी है। और अपने साथ की सहयात्रियों को देख करके उनको बड़ा विस्मय होता है। नाना रकम की, विभिन्न रकम की स्त्रियां, औरतें वहां बैठी हैं। उनको एक यह भी लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे साथ कोई पुरुष जो है नहीं बैठा है, नहीं तो रात में उनकी नासिका गर्जन यानी खर्राटे भर करके नींद लेते, सोना उनका हराम हो जाता है, ऐसा वह सोचती है। लेकिन वह देखती हैं कि इन लोगों के पास सामान काफ़ी है, काफ़ी सामान के साथ ये लोग चढ़े हैं। इसलिए उनको हुआ कि इन लोगों से अच्छा है कि मेरी यात्राएं बढ़िया होती हैं, कम सामान लेकर के अपना आराम से चढ़ो और जब मर्जी जहाँ वहाँ चले जाओ। किसी यात्रा में कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है। तो विभिन्न औरतों को देख करके, अपनी सहयात्रियों को देख करके वह क्या करती हैं कि अनुमान लगाना आरंभ करती हैं। और उस अनुमान से हमने जाना कि पहले उनकी निगाह एक पंजाबी महिला पर पड़ती है और वह पंजाबी महिला को देख करके अनुमान लगाती हैं वो काफ़ी उम्र दराज है और जासूसी पुस्तक पढ़ रहे हैं। उनको देख करके अनुमान लगाती हैं कोई गृहस्थी वाली जो है औरत नहीं, स्त्री नहीं है कि जो किसी की माँ बनी होंगी। तो इसलिए उनका अनुमान जो है आगे कह रही हैं, चलिए हम लोग पढ़ें। मेरा अनुमान ठीक था, स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थीं। हाल ही में विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। यानी जो उन्होंने गेस किया था, अनुमान लगाया था, उनका अनुमान ठीक निकला। और उस पंजाबी महिला ने अपना परिचय बताया कि वह जो विस्थापित औरतें हैं, यानी जो देश के बंटवारे की स्थिति को यहाँ दिखाया गया है। देश के बंटवारे के बाद जो औरतें क्या है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान की औरतें, मुसलमान औरतें पाकिस्तान गई, मुसलमान पाकिस्तान गए। तो जो विस्थापित लोग हैं यहाँ से वहाँ जो भटके, जिनके घर द्वार उजड़ गए, उस दौरान कई के कई गांव भी उजड़ गए। तो उस गांवों के उजड़ने से जो लोग विस्थापित हुए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जिन्हें जाना पड़ा, ऐसे लोगों में जो औरतें थी उनके लिए एक आश्रम बनाया गया। क्योंकि औरतों का बहुत जो है शोषण हुआ, औरतें बहुत ज़्यादा जो है ज्यादती का शिकार हुई उस दौरान। तो उनका आश्रम जो है चलाने वाली उसकी संचालिका है, यानी वह आश्रम जो है चलाती हैं उसको, ठीक है। हम हिंदी में उसको संचालिका को सुपरवाइजर कह सकते हैं, संचालक को सुपरवाइजर कहते हैं ना।
तो अभी अभी वह विदेश से लौटी हैं और लखनऊ में जा रही हैं कोई समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर की गोष्ठी यानी सेमिनार जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, किसी सेमिनार में हिस्सा लेने जा रही हैं। बता रही हैं कि समाज सेविकाएं जो होती हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं, उनका नाम जो है उनमें अग्रणी है, यानी हम कहें तो फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आता है या फर्स्ट रैंक में उनका नाम आता है। ठीक है, अब हम चलें। अब लेखिका की दृष्टि दूसरी महिला पर पड़ती है जो कि मराठी महिला है। महाराष्ट्री महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कराती जा रही थीं और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थीं। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। कह रही है लेखिका कि महाराष्ट्री जो महिला थी, जो मराठी महिला थी, उसके परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि उसके वेशभूषा से, उसके परिधान यानी वस्त्र अलंकार से यह पता चल रहा था कि वो महाराष्ट्री है। तो उस स्वल्प भाषणी यानी जो कम बोले, सुंदरी प्रौढ़ा यानी एडल्ट थी और सुंदर भी थी, तो उन्होंने किसी को भी हाथ बढ़ा करके मैत्री यानी दोस्ती करने का हाथ नहीं बढ़ाया। हाथ में मराठी पत्रिका थी, मराठी मैगजीन थी, उसको पढ़ती थी और अपने आप में मुस्कुराती जा रही थी। इससे लेखिका, और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी, तो इससे लेखिका अनुमान लगाती हैं कि कोई जो है कुशल यानी बहुत अच्छा मराठी का लेखक रहा होगा, कहानी लेखक, कथा लेखक, जिसके कलम का जादू उन्हें क्या कर रहा था, कठपुतली यानी पपेट, अंग्रेजी में पपेट कहते हैं, पपेट के जैसे नचा रहा था। इसलिए कह रहे हैं वे हमारे डिब्बे में होकर के भी नहीं थी, यानी उनको कोई इस डिब्बे में रह करके कोई फर्क जो है, कोई अंतर उनके हाव भाव में, उनके बात व्यवहार में कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह बोल नहीं रही थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थी। क्या कर रहे थे? लपटें सी मार रही थी। शोलापुर, कोल्हापुर ऐसे महाराष्ट्र की जगह है सब। कोल्हापुरी जो है चप्पल फेमस है कोल्हापुर का, शोलापुर की साड़ी फेमस है, ऐसी सी जगह है जो है महाराष्ट्र में है। तो उनके गोरे रंग पर वो साड़ी लिपटें सी मार रही थी, ऐसा लेखिका हमें बता रही है। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा, जूड़ा कैसा बांधा था उन्होंने? बन, जिसको बन बोलते हैं, गोलाकार बांधा था। एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था, यानी उनकी जो केश राशि थी, बाल जो है एड़ी चुंबी यानी बहुत लंबे लंबे बाल उनके थे। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे। वर्तुलाकार यानी राउंड शेप्ड जो है, गोलाकार कान में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे, यानी कान में उन्होंने इसी जो है शेप का जो है पहना था, कर्णफूल। ठीक है, और गले में था दुहरी लड़का मंगल सूत्र। दुहरी लड़का यानी 2 सूत्र वाला था, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वानोलकर, और वे वास्तव में थीं भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। यानी उनके सामान पर उनके पति का नाम लगा था, मेजर जनरल वानोलकर, जिससे पता चल रहा था कि मेजर जनरल की पत्नी है। और लेखिका करें कि वो उस योग्य थी कि मेजर जनरल की पत्नी हो, है ना।
पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी, यानी आंखें बहुत उनकी आकर्षक थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थीं, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थीं। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। लेखिका कह रही है कि वह हमें देखती थी, फिर जो है अपने आंखें चार होना यानी आंख जब मिल जाती थी तो फिर जो है वह वहाँ से अपनी दृष्टि हटा करके फिर इस उपन्यास को पढ़ने में, इस पत्रिका में जो कथा थी या उपन्यास था उसको पढ़ने में फिर जो है वो लग जाती थी। ठीक है, अब आगे हम देखें। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। ये तीन जन थे, एक पंजाबी, एक महाराष्ट्री और एक लेखिका। अब चौथी महिला जो है प्रवेश करती है, उसके बारे में जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और पूरी कहानी उस चौथी महिला पर ही केंद्रित है, जिसको सती नामकरण जो है, जिस आधार पर कहानी का नाम सती हुआ है। देखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। बटुआ यानी बैग, पर्स। उफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसे दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया और बैठ गई। यानी उसके प्रवेश करते ही एकाएक जो है यहाँ परिवर्तन हो गया। सब चौंक से गए क्योंकि उसने ऐसी बात कही है ना। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। आबद्ध हो यानी बंध गई। उसको ये तीनों महिलाएं, लेखिका समेत पंजाबी महाराष्ट्री महिला, तीनों महिलाएं एकटक उसको देखने लगी। आबद्ध होना यानी दृष्टि आबद्ध होना यानी किसी को एकटक देखते रहना बिना पलक झपकाए। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। ठीक है, हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया, यानी समझ गई कि ये हमें घूर रही हैं, कुछ जानना चाहती हैं। कैम्बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। ऐसा वह महिला कहती है। गुजराती है, ऐसा उसकी भाषा से मालूम हो रहा है। गुजराती में बेन, केम छो, है ना, ऐसे वर्ड जो है आते हैं। पूछा केम बेन यानी क्यों बहन, बहुत लंबी हूं ना मैं। गुजराती मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया उसने और बोले कि वह हंसी कि 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट यानी एकदम सटीक भारत की सबसे लंबी नारी है। वह जो है बोली कि चलिए अच्छा है कि इस डिब्बे में हम चारों महिलाएं हैं, नहीं तो पुरुष लोग जो होते, अगर जेंट्स होते तो जेंट्स भी इसको देख करके क्या करते, घूरने लगते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर हुआ, मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चाटे धर दिए। यानी उस समाज सेविका महिला ने ऐसा बोला कि वो शांत ही हो गई, ऐसा जवाब दे दिया। ठीक है, और
महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता, कह पीठ फेर ली। तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया, यानी टूटी फूटी अंग्रेजी बोली। उसने कहा, मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। यानी बताया, मैं विदेश से आई हूँ, मेरा नाम मदालसा सिंघाड़िया है ना। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। तो हम लोग आज इतना ही रखें, और क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा होगा, क्योंकि अभी इस कहानी को तो कहानी लंबी है, हमें पढ़ना भी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।